everyone, I am Sakshi Devani from Dehradun CLAT Academy. So today I am going to discuss landmark judgments of Hindu law. Even this the landmark judgments change the history of Hindu law. So here the case is Sarla Mughal versus Union of India AIR 1995. Okay, if one is already married under Hindu law, he by embracing Islam cannot solemnize a second marriage under Muslim law which permits polygamy, Hindu marriage activism. ओके इसमें क्या हुआ था, कहा जा रहा है कि अगर एक हिंदू लॉ के तहत एक मैन, इफ देयर इज अ मैन हु इज ऑलरेडी मैरिड है, पूरे रिचुअल्स, पूरी सेरेमनीज जो भी हिंदू लॉ के अनुसार होती हैं उसके तहत वो शादीशुदा है, ठीक है, और वो क्या करता है, इस्लाम को एम्ब्रेस करता है, इस्लाम को अपनाता है, ठीक है, जबकि उसने जो उसकी पहली शादी थी जो पूरे रीति रिवाज से हुई थी उसको उसने डिसॉल्व नहीं किया है और उसने दूसरी शादी कर ली है किसके अंडर, मुस्लिम लॉ के अंडर, क्योंकि मुस्लिम लॉ परमिट्स करता है पॉलीगैमी को, ठीक है, और हिंदू लॉ जो है वो पॉलीगैमी को परमिट नहीं करती. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉलीगैमी? पॉलीगैमी का मतलब होता है जहां पे हम एक हस्बैंड मैन एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता है, दैट इज कॉल्ड द पोलोगैमी, ठीक है. इसमें भी ये केस यहाँ पे इसीलिए इस केस को लाया गया यहाँ पे क्योंकि जो हिंदू थे वो क्या कर रहे थे, अगर उन्हें दूसरी शादी करनी थी, देयर इज़ अ हिंदू मैन जिन्हें दूसरी शादी करनी थी, हिंदू से ही करनी थी, पर उन्हें पता था कि हमारे यहाँ तो एक ही शादी होती है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस्लाम में तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी कर सकते हैं. सो इट इज़ इलीगल कि आप किसी धर्म को अपना रहे हो सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए, और जो आपकी फर्स्ट वाइफ है उसको ना ही तो वो जो मैरिज है ना ही वो डिसॉल्व की गई है, ना ही तो उसको डाइवोर्स दिया गया है, मतलब कहीं से भी पूर्णता खत्म नहीं हुई है, और जो मैन है उसने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी का जो उसने की है उसका उसने गलत इस्तेमाल किस चीज़ का किया है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर. गॉट इट? सो हेयर इज दिस कि इसमें जो सबसे बड़ा डिस्कशन है, जो इश्यू है वो है बाइगेमी का, ठीक है. पहला बाइगेमी का है, दूसरा पर्सनल लॉज, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑन द मैरिज एंड इन्वोक्स आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे कह रहा है कि जो बाइगेमी है, आपको बाइगेमी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ दे आर हैप्पीली मैरिड कपल एंड वहाँ पे अगर हस्बैंड एग्जिस्टिंग मैरिज में जब वो है वो किसी और के साथ शादी कर लेता है या उसके साथ फिजिकली रह रहा है, इवन ही हैवंट डन द इंटरकोर्स विद दैट पर्टिकुलर गर्ल, सो वहाँ पे बाइगेमी आप क्या कर रहे हो, आप बाइगेमी कर रहे हो और आप गलत काम कर रहे हो, दैट इज पनिशेबल, ठीक है, पनिशेबल है अंडर आईपीसी के तहत, ठीक है. सो दिस हैज बीन सेड दैट जो कॉन्फ्लिक्ट था बाइगेमी और पर्सनल लॉ के तहत ये कॉन्फ्लिक्ट उठा. पर्सनल लॉज हमारे क्या होते हैं, हर किसी के अपने पर्सनल लॉज होते हैं. हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है, ठीक है, हमारा अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉज है, एवरीवन हैव देयर पर्सनल लॉज, उनके ट्रेडिशनल, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग उनके पर्सनल लॉज सेटअप किए गए हैं. तो एक जो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा था वो आर्ग्यू कर सकता है ना कि भाई ये मेरा लॉ है, इस्लाम में तो हमें ये बोला गया है कि हम एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, तो दिस इज द लॉ, दिस इज द पर्सनल लॉ, तो हु कैन बी यू नो द कोर्ट कौन होती है इसमें इंटरफेयर करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे ये बात हो गई थी जिसकी वजह से जो हमारा आर्टिकल 44 है, जो हमारा किसके बारे में बोलता है, हमारा यूसीसी के बारे में बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है. और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा गोवा में है, ठीक है. दिस इज ओनली द पर्टिकुलर स्टेट इंडिया में जहां पर हमारा क्या हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, वहां पे सबके लिए एक ही लॉ स्थापित किया गया है, ठीक है. सो इसके कारण क्या हो रहा था, तो हमारा आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्वोक हो रहा था, ठीक है.
It is considered a landmark discussion that highlighted the need for a uniform civil code. आपको दूसरा इसमें पता होना चाहिए इस केस में कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया था और ये कहा गया था कि भाई सबके लिए एक समान लॉ होना चाहिए. एवरीवन शुड फॉलो ओनली वन लॉ. ठीक है, कोई पर्सनल नहीं कि इसका अलग लॉ है, इसका अलग लॉ है, इसका अलग लॉ. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ एक ही तरह का लॉ सबके लिए होना चाहिए. The facts in the Sarla Mughtal versus Union of India, there were two main पिटिशनर्स. यहाँ पे दो मेन पिटिशनर्स थे. एक तो आपका कल्याणी एनजीओ. ठीक है, एक कल्याणी एनजीओ था जहाँ पे ऐसी वुमेन्स थी जो डिस्ट्रेस थी, जो नीडी वुमेन्स थी, जहाँ पे जो मैन है उन्होंने वायलेंस किया है, मेंटल टॉर्चर किया था वुमेन्स को. यहाँ पे वो सारी वुमेन्स रहती थी जिसको सरला मुग्दल चलाती थी. ठीक है, देयर इज अ डिस्ट्रेस वुमेन, अ नीडी वुमेन विच इज हेडेड बाय सरला मुग्दल. ओके, देन इसमें जो हमारे रेस्ट ऑफ पिटिशनर्स थे, दैट इज मीना माथुर, गीता रानी एंड सुष्मिता घोष. ये हमारी 3 पिटिशनर्स थी जिन्होंने रिट फाइल करी थी. इन्होंने कहा था, इनके जो मीना माथुर के हस्बैंड जितेंद्र थे, उन्होंने शादी कर ली थी बिना अपनी फर्स्ट शादी को डिसॉल्व किए हुए. इन्होंने शादी करी थी विनीता से. ठीक है, इन्होंने विनीता से शादी करी थी जिसका नाम इन्होंने चेंज करके फातिमा रख दिया था. ठीक है, इन्होंने जिसका नाम चेंज करके फातिमा रख दिया था. ठीक है, तो मीना माथुर ने यहाँ पर रिट फाइल करी कि भाई मेरी तो शादी डिसॉल्व ही नहीं हुई है. मतलब इन्होंने मुझे तो मेरी इनसे पूरे रिचुअल्स के साथ शादी हुई है, तो हाउ ही कैन डू अ सेकंड मैरिज विदाउट डिसॉल्विंग फर्स्ट मैरिज, कैसे कर सकते हैं. और इन्होंने जो दूसरी शादी करी है वो उनका जो पर्पस था इस्लाम में कन्वर्ट होने का, वो यही था कि वो दूसरी शादी कर पाए. इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो फर्स्ट उनकी शादी है वो वैलिड है और जो उनकी सेकंड शादी है दैट इज वॉइड, उसकी कोई मान्यता नहीं है. ठीक है, देन हियर इज अ गीता रानी. गीता रानी वो पिटिशनर्स थी जिनके साथ वायलेंस और मेंटल टॉर्चर कई टाइम से हो रहा था. देन आफ्टरवर्ड शी गेट टू नो दैट उनके हस्बैंड ने क्या कर दिया है, रिलीजन चेंज कर दिया है, एम्बेरेस टू द इस्लाम, एंड उन्होंने रिलीजन चेंज करके सेकेंड मैरिज कर दी है. यहाँ पे भी उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो वैलिड मैरिज कही गई क्योंकि वो इट हैज बीन डन विद ऑल द सोलेमनाइज्ड वे. ओके, एंड सेकेंड मैरिज वो यहाँ पर डिसॉल्व कर दी गई थी. देन वी हैव अ सुष्मिता घोष. यहाँ पर भी जो सुष्मिता थी उनके हस्बैंड जीसी घोष ने क्या किया था, ही ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द मुस्लिम. वो भी कन्वर्टेड हो गए थे, इस्लाम उन्होंने ले लिया था, एम्बेरेस टू द इस्लाम, और उन्होंने सेकेंड मैरिज कर दी थी. तो यहाँ पे भी सुष्मिता को ये हुआ कि उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो वैलिड मैरिज कहा गया और सेकेंड मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया गया. और यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि अगर कोई भी इस तरीके का काम करता है तो वो एक ऑफेंस है. ठीक है, और आपको पता है कि ऑफेंस क्या होता है. ऑफेंस वही होता है जो क्राइम है. मतलब ऑफेंस, अगर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो कानून के नज़रों में गलत है तो आप ऑफेंस कर रहे हो. तो यहाँ पर यह कह दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है, पहले तो आप क्या कर रहे हो, किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट कर रहे हो, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को इसलिए अडॉप्ट कर रहे हो क्योंकि आपको दूसरी शादी करनी है. तो वहाँ पे भी इलीगल काम कर रहे हो आप. दूसरा आप ये काम कर रहे हो कि आपने फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व नहीं करी है, डाइवोर्स नहीं दिया है और आप सेकंड मैरिज कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज द ऑफेंस. दिस इज द ऑफेंस विच इज punishable under section 494 of IPC. Okay, so this is a very important case of Hindu law, and even this is very important for your judiciary also. I hope that you understand it, and I will come with the more videos. You can follow us in Facebook, Instagram, and in YouTube also. And if you feel have any doubt, any queries, so you can call in this number, that is 904-551-7216. Till then, goodbye, take care.